हेलो गाइस, जैसा कि आप लोगों को बोले थे कि सीटेट का क्लास आप लोग को दिया जाएगा। तो आज जो है आप लोगों को सीटेट का क्लास दिया जाएगा। तो इसमें जो है आपको 10 सेट प्रैक्टिस करवाया जाएगा, जिसमें से आपको जो है क्वेश्चन बाहर जाने की पॉसिबिलिटी एक भी नहीं रहेगा। तो इसमें जैसा कि देख लीजिए, आप लोग का जो सिलेबस है, आपको सीडीपी से 30 प्रश्न पूछा जाता है, लैंग्वेज पेपर से पूछा जाता है और सेकेंड लैंग्वेज से पूछा जाता है, और गणित का पेडागोजी पूछा जाता है, और ईवीएस का जो है पूछा जाता है। मतलब गणित से पूछा जाता है 30 क्वेश्चन और ईवीएस से पूछा जाता है 30 क्वेश्चन। टोटल मिला के 150 क्वेश्चन होता है। तो 150 क्वेश्चन को जो है आपको अटेम्प्ट करना है। इसमें आपको एक एक थ्योरी, एक एक पार्ट को पढ़ाया जाएगा और विद एक्सप्लेनेशन के साथ आपको पढ़ाया जाएगा। तो आज से जो है आप लोग का क्लास जो है स्टार्ट होगा, और आपको जो है प्रैक्टिस कराने के साथ साथ जो भी इम्पोर्टेंस नोट्स वगैरह है वो सब आपको इसी के दौरान जो है आपको करा दिया जाएगा। सीटेट का मूल मंत्र एक ही है कि मोर देन प्रैक्टिस। अगर आप जितना प्रैक्टिस कीजिएगा प्रीवियस ईयर को, उतना आपका जो है कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ये जो है कॉन्सेप्ट पर आधारित रहता है। ये जो है आपको जो है उतना रटने का इसमें ज़रूरी नहीं है, इसमें फैक्ट का उतना ज़रूरी नहीं रहता है, बट कंसेप्चुअल रहता है कि बच्चा को किस तरह से पढ़ाना है, किस तरह से आपको जो है समझाना है। तो यही सब चीज़ का जो है स्किल्स रहता है। तो पेडागोजी में यही सब पूछता है, तो ये सब को आपको देखना पड़ेगा। तो आपको टोटल क्वेश्चन का जो है सॉल्यूशन कराया जाएगा कॉन्सेप्ट के साथ में। तो आज से आप लोगों का क्लास दिया जाएगा और जो है रेगुलर क्लास रहेगा। तो आप लोग जो है इस वीडियो को देखिए और जो है अच्छी तरह से हर एक कॉन्सेप्ट को समझिए और क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश कीजिए कि इसका आंसर क्या हो सकता है। तो धीरे धीरे आपका कॉन्सेप्ट बनते चल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। देखिए क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए कि एक समावेशी व्यवस्था में कौन किसकी ज़रूरत के अनुसार यथोचित संयोजन करता है। तो अब यहाँ पर देखिए एक वर्ड आया समावेशी। समावेशी किसको कहते हैं? समावेशी व्यवस्था जो है किसको कहते हैं? समावेशी का मतलब इंक्लूसिव होता है, इंक्लूसिव सेट इसका इंग्लिश होता है। तो समावेशी का मतलब होता है कि सभी बच्चा को जो है एक साथ बैठा के जो है उसको जो है प्रमुखता से सभी बात को बताना, किसी के साथ भेदभाव नहीं करना, सबको मिला जुला कर सबको एक समान रूप से देखना। तो यही समावेशी का जो है मीनिंग होता है। तो समावेशी व्यवस्था की यहाँ बात किया जा रहा है। तो समावेशी व्यवस्था में क्या आएगा? देखिए, तो फर्स्ट ऑप्शन है इसका अभिभावक स्कूल की ज़रूरत के अनुसार, स्कूल छात्र के ज़रूरत के अनुसार, छात्र स्कूल की ज़रूरत के अनुसार, उसके बाद क्या है छात्र शिक्षक की ज़रूरत के अनुसार। अब समावेशी शिक्षा है तो समावेशी व्यवस्था में किसकी ज़रूरत के अनुसार यथोचित संयोजन करता है। तो मतलब कि किसके अनुसार होना चाहिए। तो समावेशी शिक्षा में बच्चा का अनुकूल ही सब कुछ होना चाहिए। तो वही बात पूछ रहा था, अभिभावक और स्कूल का कोई रोल है यहाँ पर? तो अभिभावक स्कूल का रोल नहीं है, तो इसको जो है फर्स्ट टाइम काट देंगे, ये कट गया। तो आपको चूज करना है, तो फर्स्ट ऑप्शन को देखेंगे, फिर सेकेंड को देखेंगे, और इसी टाइम जो है आपको जो है एक मतलब क्विकली समझ लेना है कि ये ऑप्शन हो सकता है कि नहीं। जैसे इसका सॉल्यूशन जो करेंगे, फर्स्ट ऑप्शन पढ़ रहे हैं अभिभावक स्कूल की ज़रूरत के अनुसार, ये लग गया कि ये नहीं होगा, तो इसको हम इसी टाइम काट देंगे ताकि कन्फ्यूजन ना हो। अब जो है स्कूल छात्र की ज़रूरत के अनुसार, स्कूल जो होना चाहिए वो छात्र के ज़रूरत के अनुसार होना चाहिए। ये थोड़ा ठीक ठाक लग रहा है। आगे देखिए, छात्र जो है स्कूल की ज़रूरत के अनुसार, छात्र होना चाहिए स्कूल के ज़रूरत के अनुसार, ये तो गड़बड़ लग रहा है। तो इसको काट देंगे, सी नंबर को ऐसे कट जाएगा। छात्र जो है शिक्षक के ज़रूरत के अनुसार, छात्र होना चाहिए शिक्षक के ज़रूरत के अनुसार, ये भी कट गया आपको। तो इसमें आपको जो है बी नंबर जो है ऑप्शन है, ये आपको दिख रहा है कि स्कूल जो है छात्र के ज़रूरत के अनुसार होना चाहिए। बिल्कुल सही है। समावेशी स्कूल में जो है आपको तो यही नहीं होना चाहिए कि स्कूल जो है छात्र के अनुसार होना चाहिए, छात्र की बातों का जो है वहाँ पर जो है वैल्यू होना चाहिए कि जो बात बोल रहा है उसको हम जो है उसको मतलब इग्नोर नहीं कर सकते हैं। समावेशी शिक्षा में तो यही सब बात होती है। तो इसको हम जो है सेकेंड ऑप्शन को चूज कर लेंगे, आराम से इसका आंसर ये हो जाएगा। तो बात समझ रहे हैं। तो इसी तरह आपको जो है प्रत्येक क्वेश्चन का जो है पढ़ के समझ के आंसर देना, और बी पेशेंस होकर, ये नहीं कि
पढ़े और आंसर टिक मार दिए बिना समझे बिना कुछ सोचे, सोच समझ के इसको टिक मारना है ताकि जो है गलती का कम चांस बने। अब देखिए आइए, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में कौन सी संज्ञानात्मक क्षमता आती है। अब पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, ये जो है कॉग्निटिव एबिलिटी जो है, देखिए संज्ञानात्मक जो है, संज्ञानात्मक सिद्धांत कौन दिया है, तो संज्ञानात्मक सिद्धांत आपको जीन पियाजे दिया है। जीन पियाजे जो है कॉग्निटिव डेवलपमेंट का जो है सिद्धांत दिया है, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। तो उसी में जो है ये जो है क्या कहते हैं कि पहला दिया है संवेदीगामक अवस्था, दूसरा दिया है यही पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, दूसरा है, तीसरा है मूर्त अवस्था, चौथा है अमूर्त अवस्था। तो उसी में पूछ रहा है कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा कौन सा, मतलब बच्चा के अंदर जो है क्रिया डेवलप हो जाता है, तो उसी बात को पूछ रहा है। तो संवेदीगामक अवस्था जो होता है जीन पियाजे का, इसको नोट डाउन कीजिए। जीन पियाजे जो है 4 अवस्था दिया है संज्ञानात्मक विकास क्षमता का, तो जिसमें जो है आपको पहला हो गया संवेदीगामक, इसको नोट डाउन कीजिए, कॉपी लेकर बैठा कीजिए, और जो आपको नोट डाउन करने के लिए बोलेंगे उसको आप नोट डाउन करते जाइएगा, ताकि एक आपका नोट्स भी क्वेश्चन के साथ साथ आपका जो है कंप्लीट होते चल जाए, और नोट डाउन को पढ़ा कीजिए। तो संज्ञानात्मक अवस्था का हो गया, आपको 4 प्रकार का दिए हैं उसमें। तो संवेदीगामक अवस्था पहला हो गया, दूसरा हो गया यही पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, तीसरा हो गया मूर्त अवस्था, और चौथा हो गया अमूर्त अवस्था। तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में जो है, इससे पहले संवेदीगामक अवस्था को जानते हैं। संवेदीगामक अवस्था में बच्चा का जो, मतलब संवेदीगामक अवस्था का एज पूछेगा अगर, तो एज पूछ देगा 0 से आपका 2 वर्ष हो जाएगा, 0 से 2 वर्ष संज्ञानात्मक अवस्था संवेदीगामक अवस्था का। पूर्व संक्रियात्मक का पूछेगा अगर, तो इसका हो जाएगा आपको 2 से 7 वर्ष हो जाएगा। और मूर्त संक्रियात्मक का अगर पूछेगा तो उसका जो है क्या कहते हैं, मूर्त का अगर पूछेगा तो मूर्त का हो जाएगा 7 से 11 वर्ष हो जाएगा, मूर्त का हो जाएगा 7 से 11 वर्ष हो जाएगा। और अमूर्त का पूछेगा तो 11 से अधिक हो जाएगा। ठीक है, तो ये सब नोट डाउन कर लीजिए। अब देखिए आगे क्या है कि पूर्व संक्रियात्मक में बच्चा की सोच कैसा होता है, अमूर्त सोच की क्षमता। अब देखिए एक वर्ड आया है अमूर्त। अमूर्त किसको कहते हैं? अमूर्त देखिए, जो चीज़ आपके सामने नहीं है उसको हम अमूर्त कहेंगे, जो चीज़ आपके सामने है वो आपका मूर्त चीज़ हुआ। तो अगर पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा का एज होता है 2 से 7 वर्ष, और 2 से 7 वर्ष में बच्चा अमूर्त सोच को कभी भी डेवलप कर पाएगा? उसको बोल दीजिएगा कि जापान होता है, तो जापान के बारे में वो क्या समझेगा? अगर जो है जापान उसके सामने नहीं, उसको ये सब मतलब ज्ञान नहीं, मतलब उस समय जो है विकास कर पाएगा। तो अमूर्त चीज़ समझ रहे हैं ना, कि जो चीज़ आपके सामने ना हो, मतलब प्रत्यक्ष रूप से जिस चीज़ को आप नहीं देख सकते हैं उसको अमूर्त चीज़ कहते हैं। अमूर्त सोच कैसे डेवलप करेगा? संभव नहीं है पूर्व संक्रियात्मक में। 2 से 7 वर्ष का होता है, तो ये कट गया। लक्ष्य निर्देशित व्यवहार की क्षमता। अब देखिए, लक्ष्य निर्देशित एबिलिटी टू गोल डायरेक्ट बिहेवियर, मतलब कि ये जो कह रहा है कि 2 से 7 वर्ष में बच्चा जो है लक्ष्य निर्देशित व्यवहार की क्षमता का क्वालिटी जो है वो गुण मतलब डेवलप कर पाता है। तो थोड़ा देर के लिए इसको रखिए। चलिए, दूसरे का नज़रिया लेने की क्षमता, एबिलिटी टू टेक अदर्स पर्सपेक्टिव। तो दूसरे के नज़रिया लेने की क्षमता, दूसरा आदमी क्या सोच रहा है, क्या ये गुण का क्वालिटी उसके अंदर आ पाएगा? तो नहीं आ पाएगा। तो ये जो है संभव नहीं है। परिकल्पनात्मक निगमनात्मक सोच की क्षमता। अब हाइपोथेटिकल बात कभी सोच नहीं पाएगा, इमेजिन वो कर पाएगा। परिकल्पनात्मक किसको कहते हैं? इमेजिन करना। इमेजिन करके कोई बात का जो है सोर्स पता कर लेना, ये सेकेंड फेज में बच्चा का पॉसिबिलिटी है। तो ये भी आपका कट जाएगा। ये जो है आपको चल जाता है अमूर्त अवस्था में, इसको आप याद रखिएगा। ये आपका हो जाता है अमूर्त अवस्था में जाता है। तो ये परिकल्पनात्मक को नोट डाउन कर लीजिए। अमूर्त अवस्था में दूसरे का नज़रिया लेने की क्षमता, दूसरे के जो है पर्सपेक्टिव जो है वो कभी नहीं सोच पाएगा, तो ये भी आपका कट जाएगा। तो अमूर्त रूप से तो बच्चा सोच ही नहीं पाएगा, ये भी आपका हो जाएगा चौथा फेज में, ये भी कट गया। तो एबिलिटी टू गोल डायरेक्ट बिहेवियर, हाँ, जो उसके सामने दिखेगा। अगर बच्चा को 2 जोड़ 2 दिए तो वो आपके बच्चा के सामने अगर दे दिए तो वो काम कर सकता है कि 2 जोड़ 2 अगर बता दिए तो 2 जोड़ 2 4 कर सकता है। मतलब एक गोल उसको दे दीजिए, गोल के अनुसार वो सोच सकता है थोड़ा देर के लिए। तो इसका आंसर जो है बी मार सकते हैं, तो बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्या है। अब नेक्स्ट देखिए,
पढ़ाते समय एक शिक्षक को पाठ सामग्री को दर्शाने के विभिन्न तरीका अपनाना चाहिए। ये बात जो स्टेटमेंट दिया है, क्या स्टेटमेंट ये सही है? तो देखिए, जब भी आपको स्टेटमेंट टाइप का क्वेश्चन दे तो जो स्टेटमेंट पढ़ रहे हैं उसी टाइम आपको निर्णय लेना है कि क्या ये जो स्टेटमेंट दिया गया ये बात सही है या नहीं है। तो इस तरह से स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन बनता है आपका। तो पढ़िए क्या है। पढ़ाते समय एक शिक्षक को पाठ सामग्री को दर्शाने के विभिन्न तरीका का प्रयोग करना चाहिए, अपनाना चाहिए। तो बिल्कुल सही है। जैसे विभिन्न लग गया तो तरह तरह का तो आपको जो है क्या कहते हैं कि रिप्रेजेंट करना चाहिए उसके कॉन्टेक्स्ट में। अच्छे, एक वर्ड ये देखिए, कॉन्टेक्स्ट वर्ड जहाँ लिखा रहे ये पॉजिटिव वर्ड रहता है इंग्लिश में, तो ये बात याद रखिएगा, ये सही होता है। तो ये बात सही है, आप निर्णय ले लिए, तो चलिए इसको रखेंगे, ठीक है। ये अब अगला देखिए क्या है। शिक्षक को अधिगमकर्ता की विविध आवश्यकताओं हेतु अपने शिक्षा शास्त्र को उनके अनुकूल बनाना चाहिए। क्या ये स्टेटमेंट सही है? देखिए, शिक्षक को अधिगमकर्ता के विविध आवश्यकता हेतु अपने शिक्षा शास्त्र को उनके अनुकूल बनाना चाहिए। तो बिल्कुल चाहिए, सही बात है कि नहीं है। काहे कि इसमें जो है क्वेश्चन बोल रहा है, स्टेटमेंट बोल रहा है, टीचर्स नीड टू अडेप्ट देयर पेडागोगी ऑफ सूट द डाइवर्स नीड ऑफ लर्नर्स। तो बात सही है ना। कहने का मतलब यही है कि जैसे मान लिया जाए आपके पास जो है आपको पढ़ाने के लिए जो सोर्सेस का प्रयोग होना चाहिए वो सोर्स को इकट्ठा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए एज अ टीचर? तो करना चाहिए। जैसे हम ही आपको जो है बता रहे हैं, तो बताने के लिए जो है पढ़ाते हैं, तो जैसे आपका कहना होगा कि नहीं सर हमको जो है इंग्लिश का पेडागोजी बताइए, कोई कहेगा संस्कृत का पेडागोजी, कोई कहेगा मैथ का पेडागोजी। तो अब जो है हम कहेंगे कि नहीं हम सिर्फ सीडीपी ही पढ़ाएंगे, सीडीपी ही पॉसिबल है, तो अदर सब्जेक्ट कहाँ जाएगा? तो अदर सब्जेक्ट भी आपको पढ़ाना है, तो अदर सब्जेक्ट को पढ़ाएंगे तो उसके रेफरेंस में जो चीज़ आपको चाहिए, जैसे चाहिए वैसे आपको बताना चाहिए। इसके लिए विविध तरह की आवश्यकता जो आपका जो है नीड है वो नीड को तो पूरा करना पड़ेगा ना। बच्चा के नीड को पूरा कीजिएगा तब तो बात बनेगी ना। तो बच्चा के नीड के अकॉर्डिंग जो है काम करना चाहिए। तो ये बात भी सही है। यहाँ पर वही स्टेटमेंट दिया गया है। शिक्षक को अधिगमकर्ता किसको कहते हैं? लर्नर्स को कहते हैं, विद्यार्थी को। तो शिक्षक को विद्यार्थी के विभिन्न आवश्यकता हेतु अपने शिक्षा शास्त्र को उनके अनुकूल बनाना चाहिए। तो बिल्कुल सही है। आई होप आप इस स्टेटमेंट को समझ गए। तो आपका जो है कहने का मतलब है ए भी स्टेटमेंट सही है और आर भी स्टेटमेंट सही है। ठीक है, अब इसका आंसर पर आ जाइए तब। तो ए और बी दोनों सही है और आर ए का व्याख्या करता है, बिल्कुल सही है, यही हो जाएगा। देखिए, और सेकेंड ऑप्शन में क्या है, ए और आर दोनों सही है लेकिन आर सही नहीं है, व्याख्या ए का। देखिए, अब व्याख्या वाला में कोई कुछ बच्चा फंस जाता है, व्याख्या वाला को कैसे पकड़ेंगे? तो अगर इसका जो है स्टेटमेंट ए का और स्टेटमेंट आर का दोनों का एक दूसरे से रिलेटेड बात नहीं रहता है ना, तो उस समय व्याख्या नहीं करेगा। अगर दोनों में रिलेटेड बात रहेगा तो वो उसका व्याख्या कर देता है। तो इसीलिए जो है इसको ध्यान रखेंगे। जैसे एज अ टीचर का पाठ सामग्री को दर्शाने के लिए दिया है, और यहाँ पर भी देखिए कि टीचर को जो है पाठ समय मतलब शिक्षा शास्त्र को उनके अनुकूल बनाने की बात है। तो दोनों एक दूसरा को फुलफिल कर रहा है, नहीं तो ये एक दूसरा को व्याख्या कर रहा है। तो इसी तरह से जो है इसका जो है आंसर दिया जाता है। आई होप आप समझ गए होंगे कि इसका आंसर कैसे दिया जाता है। तो आपको इसी तरह से तोड़ के एक एक क्वेश्चन को और एक एक वर्ड को बताया जाएगा। तो आप लोग अच्छी तरह से इस सब चीज़ को पढ़िएगा, और बीच में जो है जो फैक्ट्स आएगा, थ्योरी आएगा, वो सब आपको नोट डाउन कराते चल जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्या है। आगे जो है, किसी संपर्तीय के प्रासंगिक और अर्थपूर्ण होने के लिए क्या आवश्यक है? संपर्तीय एक नया वर्ड आया। तो संपर्तीय किसको कहेंगे हम जो है, और प्रासंगिक किसको कहेंगे? तो इस बात को जानिए। संपर्तीय कहते हैं कॉन्सेप्ट को, अवधारणा को। किसको कहते हैं? अवधारणा को। अवधारणा किसी के मन में क्या है, किसके अंदर क्या बात चल रही है, उस बात को जो है समझने की बात है। मतलब प्रासंगिक मतलब क्या होता है, वो मीनिंगफुल, मतलब उसके कॉन्टेक्स्ट में होना चाहिए, रिलीवेंट होना चाहिए। बात समझ रहे हैं ना, तो उसको प्रासंगिक कहेंगे। ठीक है, तो संपर्तीय आप आई होप समझ गए। संपर्तीय किसको कहते हैं? तो अवधारणा को कहते हैं।
किसी अवधारणा के प्रासंगिक और अर्थपूर्ण होने के लिए क्या आवश्यक है? तो पॉजिटिव बात पूछ रहा है ना, तो पॉजिटिव ही चुनेंगे। क्वेश्चन आपको दो ही मेथड से बनाना है कि क्वेश्चन एक तरफ अगर जान गए कि ये क्वेश्चन हमसे नेगेटिव पूछ रहा है या पॉजिटिव पूछ रहा है, तो उसके आधार पर भी आप ऑप्शन को चूज कर सकते हैं। तो अब इसमें पूछ रहा है पॉजिटिव, तो पॉजिटिव चुनिए। उपयुक्त परिभाषा द्वारा पढ़ाया जाना चाहिए। देखिए, परिभाषा द्वारा कभी भी बच्चा को पढ़ाया जाना चाहिए, मतलब स्टेटमेंट पर स्टेटमेंट दीजिएगा आप, डिफिनेशन से पढ़ाया नहीं जाता है। परिभाषा नेगेटिव वर्ड है, आप नोट डाउन कर लीजिए। तो ये तो कट गया आपका, ठीक है। आगे देखिए, बच्चा के जीवन संबंधित सामाजिक परिप्रेक्ष्य से जोड़ कर पढ़ाना चाहिए। क्या आपको ये नहीं लग रहा है कि सही बात बोल रहा है? बच्चा का जो जीवन है, जीवन से संबंधित जो सामाजिक परिप्रेक्ष्य है, उससे जोड़ कर पढ़ाना चाहिए, तब न बच्चा समझेगा। अगर बच्चा को किताबी ज्ञान ही रटवा दीजिए, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट, इसी तरह आप उसको खाली रटवा दीजिए, रटवा दीजिएगा तो बच्चा जो है क्या समझेगा? अगर यही चीज़ को अगर जो है बच्चा को जो है लेके कुछ प्रैक्टिकल दिखा दीजिए, कुछ फिगर बना दीजिए, फिगर आउट करा दीजिए, या समाज में मतलब गांव में लेके जाइए बच्चा को और बिल्ली को दिखा दीजिए, तो उस परिप्रेक्ष्य में बच्चा के दिमाग में कॉन्सेप्ट अलग बन जाता है, तो उस समय बच्चा को याद ज़्यादा रहेगा। तो आप सामाजिक परिप्रेक्ष्य से उसको जोड़ कर पढ़ाइएगा तो बेहतर सीखेगा ना। तो ये जो है आपको लग रहा है पॉजिटिव है, तो इसको आप जो है थोड़ा देर के लिए रख लीजिए। और नेक्स्ट ऑप्शन देखिए, पाठ्य पुस्तक से बच्चों की कॉपी में ज्यों का त्यों लिख देना चाहिए। मतलब हू बहू जो है लिख देंगे तो बस बच्चा समझ जाएगा, ज्यों का त्यों। ये नेगेटिव वर्ड है, ये गलत बात है। इस तरह से तो कभी भी बच्चा को नहीं पढ़ाना चाहिए। ज्यों का त्यों ब्लैक बोर्ड पर उतार देंगे और कहेंगे कि हू बहू इसी तरह उतार कर अपना आंसर दे दो और बच्चा सीख जाएगा, ऐसे कभी संभव है? तो ये कट जाएगा आपका। तो ये जो है आपका कट गया यहीं पर। ज्यों का तो नेगेटिव वर्ड है, तो नेगेटिव को छांट दिए। अच्छे से रट लेना ताकि विद्यार्थी प्रतियोगिता में हिस्सा ले पाए। बच्चा को रटा कर भेजेंगे कि रट लो और यहाँ से चल जाओ, एग्जाम में जो है पास कर जाएगा। रटन विधियाँ से पढ़ाना चाहिए बच्चा को। हम लोग जो है बच्चा को किस माध्यम से पढ़ाएंगे? रटने के माध्यम से कभी भी। तो ये नहीं होना चाहिए। रटना आपका नेगेटिव वर्ड है, तो ये कटेगा और हर हमेशा कटेगा। नेगेटिव में ये कट जाएगा, ठीक है। रटन विधियाँ से बच्चा को नहीं पढ़ाना चाहिए, उसको जो है कॉन्सेप्ट देकर पढ़ाइए। बच्चा को जो है स्कूल में ज्ञान देते हैं न, ज्ञान देते हैं क्यों? मतलब ज्ञान जो देते हैं उसको रटाते नहीं ना, उसको समझाते हैं, उसको सिखाते हैं, समझ रहे हैं न। तो बच्चा को रटना मतलब रटन विधि से नहीं पढ़ाना चाहिए। तो ये भी कट जाएगा आपका। तो आपका बच गया ऑप्शन बी। तो ऑप्शन बी इज राइट। तो ये आपका सही हो जाएगा, ठीक है। देखिए, ये जो क्वेश्चन करवा रहे हैं न, क्वेश्चन करवाने के बाद आप फिर से इसको जो है एक बार दो बार वीडियो को देखिए। हम जो वर्ड बोल रहे हैं उस वर्ड को कैच कीजिए कि कैसे किसका आंसर निकलता है, सॉल्व होता है। तो बस उसी तरह से आप करते जाइए, धीरे धीरे आपका पेडागोजी मजबूत हो जाएगा, धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। और जो भी नोट्स वगैरह है सब इसी से आपको जो है निकाल के सामने आ जाएगा, वो सब नोट डाउन कराते चल जाएंगे आपको। तो एक परफेक्ट आपको क्लास दिया जाएगा। तो ये आपके लिए आई होप जो है मतलब यूजफुल रहेगा और इससे बाहर आपको नहीं जाएगा। जब आपको कॉन्सेप्ट सारा समझा दिया जाएगा तो क्वेश्चन बाहर नहीं जाता है, बस उस कॉन्सेप्ट को डेवलप कीजिए। हम जो जो वर्ड बोलते हैं, जो वर्ड आपके लिए यूजफुल है उसको नोट डाउन कीजिए, और जो वर्ड आपको लगे कि नहीं समझ में आता है तो उसको कमेंट कीजिए कि ये वर्ड का मीनिंग क्या होता है। तो फिर नेक्स्ट वीडियो में कमेंट देख कर आपको जो है वो वर्ड बताया जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए, एक कक्षा में बच्चों के असफलता के भय को दूर करना क्यों जरूरी है? क्वेश्चन समझ रहे हैं क्या बोल रहा है? एक जो बच्चा है, बच्चा के अंदर असफलता का भय है कि हम पढ़ रहे हैं फेल कर जाएंगे, क्या होगा नहीं होगा। तो उसके मन में पहले से ये असफलता बैठ गया है कि हम फेल कर जाएंगे, ये वो। तो उस असफलता के भय को दूर करना क्यों ज़रूरी है? तो ज़रूरी तो है ही, अब क्यों ज़रूरी है इसका ऑप्शन देखिए, समझ में आ जाएगा। देखिए क्या है ऑप्शन, कि एक कक्षा में अध्यापक बच्चों के भय को संभाल नहीं सकता है तो टीचर किस लिए है? वहाँ पर जो है मुख्य दर्शक है टीचर। तो बच्चा का जो है बच्चा के भय को संभाल नहीं सकता है, टीचर को किस लिए बैठाया जाता है? तो ये ऑप्शन तो ऑलरेडी कट चुका है, इसमें तो कोई दम ही नहीं है ऑप्शन में। चलिए, विद्यालय बच्चों के भावात्मक जीवन की जिम्मेदारी नहीं ले सकता है। क्या
विद्यालय में जो बच्चा होता है तो बच्चा के भावात्मक जीवन की जिम्मेदारी नहीं लेगा विद्यालय, तो बिल्कुल लेगा। तो ये कट गया आपका जो है, ये डायरेक्ट कट गया। ये सब ऑप्शन में तो दम ही नहीं है, ये तो डायरेक्ट कट जाएगा। चलिए आगे देखिए। असफलता और त्रुटियाँ बच्चे के अधिगम का स्वाभाविक हिस्सा है। बिल्कुल सही है। बच्चा जब तक गलती नहीं करेगा तब तक सीखेगा कैसे? तो असफलता और त्रुटि जो है बच्चा का अधिगम का स्वाभाविक हिस्सा है। बच्चा गलती से ही नहीं सीखता है। कोई भी बच्चा आएगा तो वो पूरा का पूरा पूर्ण ज्ञान लेकर नहीं ना आता है, तो वहाँ पर उस चीज़ को सिखाया जाता है। सिखाने के दौरान जो है कुछ गलत सीखता है तो कुछ सही भी सीखता है। तो वो पढ़ने पढ़ाने के दौरान जो है वो त्रुटि होना वो स्वाभाविक जो है नेचर होता है। तो ये बात तो सही है ना, तो इसको सही मानेंगे। अब देखिए, भय का एहसास कराने वाले बच्चे विकासात्मक रूप से विफल होते हैं। भय का एहसास कराने वाले बच्चे विकासात्मक रूप से विफल होता है। बिल्कुल सही है, ये बात तो सही है ना। लेकिन जो है ये स्टेटमेंट ये क्वेश्चन के कॉन्टेक्स्ट में नहीं है, ये अलग बात बोल रहा है। भय का एहसास करने वाले बच्चे विकासात्मक रूप से विफल होते हैं, तो बिल्कुल सही बात है। लेकिन जो है क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखिए, एक कक्षा में बच्चे को सफलता के भय को दूर करना क्यों ज़रूरी है? क्यों ज़रूरी है? क्योंकि जो है भय का एहसास करने वाले बच्चे विकासात्मक रूप से विफल होते हैं, ये ऑप्शन होगा। या वह सफलता और त्रुटि बच्चे के अधिगम का स्वाभाविक हिस्सा है। ये दोनों में क्या हो सकता है बताइए आप ही। ये दोनों में क्वेश्चन क्योंकि ये बोल रहा है कि कक्षा में बच्चों के असफलता के भय को दूर करना क्यों ज़रूरी है? क्यों ज़रूरी है? क्योंकि भय का एहसास करने वाले बच्चे विकासात्मक रूप से विफल होते हैं, ये बात तो होना चाहिए। या फिर असफलता और त्रुटियां बच्चे के अधिगम का स्वाभाविक हिस्सा है, तो ये होना चाहिए। यहाँ हमसे ये स्टेटमेंट पूछ रहा है कि ज़रूरी क्यों है? तो ज़रूरी इसीलिए न है क्योंकि भय का एहसास करने वाला बच्चा विकासात्मक रूप से विफल हो जाता है। बिल्कुल सही है ना बात, तो इसीलिए इसको ज़रूरी है। तो इसको ऑप्शन जो है आप डी रख सकते हैं, ठीक है। ये स्टेटमेंट भी आपका सही है, लेकिन ये स्टेटमेंट तब आता जब आपका क्वेश्चन कुछ और टाइप से पूछता, तब होता। ये बात समझ रहे हैं ना? ठीक, चलिए आगे देखिए। आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के विद्यार्थी की शिक्षा के संबंध में शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के खंड 12 द्वारा निम्न में किसकी सिफारिश की गई है? अब देखिए, इसको देखिए। समावेश मतलब शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार 12 द्वारा किसको सिफारिश किया गया है? जो पिछड़ा वर्ग का बच्चा है उसके लिए केवल सरकारी विद्यालय में दाखिल होना चाहिए। केवल वर्ड आपका निगेटिव होता है, ये बात आप याद रखिएगा, ठीक है। केवल वर्ड निगेटिव होता है, तो ये तो ऐसे कट गया। निजी विद्यालय में आरक्षण होना चाहिए। रिजर्वेशन ऑफ प्राइवेट स्कूल, ये भी आपका निगेटिव वर्ड है। निजी वर्ड आपका निगेटिव है, याद रखिएगा। ये सब वर्ड देखते एक साथ काट दीजिए। केवल व्यावसायिक शिक्षा का जो है, केवल व्यावसायिक शिक्षा का प्रावधान होना चाहिए। व्यावसायिक शिक्षा जो है ये भी आपका जो है निगेटिव, व्यावसायिक निगेटिव होता है। उनके लिए अलग विद्यालय होना चाहिए, उनके लिए अलग विद्यालय होना चाहिए। मतलब अलग विद्यालय की बात कहाँ से आएगा? आर्थिक रूप से जो कमज़ोर वर्ग के विद्यार्थी रहेगा उसके अनुसार अलग विद्यालय होना चाहिए। ये तो आपको सेपरेट ऐसे कट जाता है, अलग अलग करके बच्चा को कभी भी नहीं पढ़ाया जाना चाहिए। तो अब देखिए, चारों ऑप्शन आपको निगेटिव लग रहा है, ठीक है। लेकिन इसमें जो है बी नंबर का जो ऑप्शन देख रहे हैं ये थोड़ा पॉजिटिव है, क्योंकि कह रहा है रिजर्वेशन इन प्राइवेट स्कूल, मतलब निजी विद्यालय में आरक्षण होना चाहिए। तो निजी स्कूल विद्यालय में भी उसको जो है आरक्षण मिलना चाहिए, ये बात सही लग रहा है। तो इसके अकॉर्डिंग जो है इसको रख सकते हैं। चलिए आगे देखिए। कौन सी अधिगम अक्षमता गणितीय गणना करने की क्षमता को सीधे प्रभावित करता है? क्वेश्चन समझ रहे हैं? कह रहा वो कौन सा अधिगम है, डिसेबिलिटी है, जो गणितीय गणना करने की क्षमता को सीधे प्रभावित करता है। इसको देखिए। डिसकैलकुलिया और डिसग्राफिया, डिसलेक्सिया, डिस्पेरेक्सिया। तो ये जो है आपका जो है डिसेबिलिटी की बात बोल रहा है। तो गणितीय गणना में क्या आ जाएगा? गणितीय गणना में डिस जो है कैलकुलिया आता है, गणितीय गणना में डिसकैलकुलिया हो जाएगा, ठीक है। और लिखने संबंधी जब बात आएगा, लिखने में जिसको दिक्कत होगा तो डिसग्राफिया हो जाएगा।
जिसको पढ़ने में दिक्कत होगा तो उसको डिसलेक्सिया हो जाएगा। बात समझ रहे हैं? तो ये बात आप जो है याद रखिएगा। देखिए जैसे इसमें कह रहा है क्वेश्चन में कि गणितीय गणना करने की क्षमता में मतलब कि प्रभावित करता है। तो गणितीय गणना की बात जब भी आवे तो डिसकैलकुलिया मारेंगे, याद रखिएगा। और लिखने में अगर त्रुटि होगा तो डिसग्राफिया मार देंगे आपको, ठीक है। और जब पढ़ने में दिक्कत होगा आपको तो डिसलेक्सिया हो जाएगा, ठीक है। तो इसको आप याद रखिएगा। आप समझ रहे हैं? ठीक है। एक डिस्प्रेक्सिया आता है, तो डिस्प्रेक्सिया का क्या होता है वो आगे बता देंगे, अभी ध्यान में नहीं है, ठीक है। चलिए आगे देखिए। यह भी आपका जो है मतलब विकारे है डिस्प्रेक्सिया। चलिए देखिए, कौन किसी व्यक्ति के हाथ से आँख के तालमेल, संतुलन और शारीरिक निपुणता की क्षमता को प्रभावित करता है। बात समझ रहे हैं? ये भी आपको लेक्सिया से मतलब डिसेबिलिटी से संबंधित है। कहता है निम्नलिखित में से कौन किसी व्यक्ति के हाथ से आँख के तालमेल, संतुलन और शारीरिक निपुणता की क्षमता को प्रभावित करता है। अब देखिए यहाँ गुणज वैफल्य है, तो गुणज वैफल्य है, डिस्कैलकुलिया है, तो डिस्कैलकुलिया का क्या बना है? गणितीय संबंधी विकार, ये आपका नहीं होगा, कट जाएगा। पठन वैफल्य डिसलेक्सिया है, तो डिसलेक्सिया आपको पढ़ने संबंधी विकार होता है, ये भी आपका कट जाएगा। भाषा वैफल्य यानी डिस्फेजिया, जो ज़्यादा बोलता है मतलब डिस्फेजिया उसको कहते हैं, जो अधिक बोलता है तो डिस्फेजिया होता है, जिसको बोलने में कठिनाई, तो ये भी बात आपका कट जाएगा, ठीक है। और गति समन्वय वैफल्य डिस्पेरेक्सिया, हाँ आ गया सामने जस्ट। डिस्पेरेक्सिया किसको कहेंगे? तो ये आपका आंसर हो जाएगा आपको डायरेक्ट डिस्पेरेक्सिया, ये आपका आंसर है डी नंबर। तो डिस्पेरेक्सिया मतलब गति समन्वय वैफल्य, इसको नोट डाउन कर लीजिए। गति समन्वय वैफल्य में आता है कि वो अपने हाथ से आँख के तालमेल और संतुलन शारीरिक जो होता है उसमें जो है वो समन्वय नहीं कर पाता है, तो उसमें जो मतलब हिलते डुलते रहता है, मतलब कि नहीं सही से लिख पाएगा या फिर कुछ भी जो है ये मतलब तालमेल नहीं बैठा पाता है, तो उसी को जो है डिस्प्रेक्सिया कहते हैं। बात समझ में आ गई? चलिए ठीक है। अब आगे देखिए क्या है। आगे जो है उन विद्यार्थियों के सफल समावेशन के लिए जिन्हें दृष्टि बाधिता है, एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? कह रहा है कि वैसा बच्चा जो दृष्टिबाधित है, जो अंधा है, उसके लिए शिक्षिका को क्या करना चाहिए? क्वेश्चन यही पूछ रहा है। चलिए, अब दृष्टिबाधित बच्चा है उसको जो है देंगे चित्र से पढ़ने के लिए, बच्चा पढ़ पाएगा? तो नहीं ना पढ़ पाएगा। चलिए आगे देखिए क्या है ऑप्शन। आसपास की चित्र रूपी सामग्री में मौखिक स्पष्टीकरण जोड़े। अब क्वेश्चन ये है कि आसपास के चित्र रूपी सामग्री में मौखिक स्पष्टीकरण जोड़े, तो मौखिक स्पष्टीकरण ओरल की बात बोल रहा है, तो ठीक ठाक है, ठीक है। इन विद्यार्थियों का हस्तलिखित नोट्स दे, मतलब हाथ से लिखा हुआ इसको नोट्स दे दे। अब बच्चा अंधा है और इसको कह रहे कि हाथ से लिखा हुआ नोट्स प्रोवाइड करवा दीजिए, तो बच्चा सीख जाएगा, दृष्टिबाधित बच्चा, तो ये तो ऐसे कट जाएगा आपको, ठीक है। आगे देखिए, विषय वस्तु को पढ़ने के लिए ब्लैक बोर्ड का प्रयोग करें। अब विषय वस्तु को पढ़ने के लिए बच्चा आँख से अंधा है और ये पढ़ने की बात बोल रहा है, तो आप ब्लैक बोर्ड का प्रयोग करें, तो ये भी आपका कट जाएगा। उन्हें स्कूल के एक अलग संकाय में दाखिला दे दे, मतलब कि आँख से अंधा है तो उसको जो है पढ़ने के लिए अलग ही जगह भेज दे, ये गड़बड़ बात है। उसके अंदर जो है कुंठित मन हो जाएगा ना उसका, तो ये भी कट जाएगा आपको। हाँ, ये बात आपको सही लग रहा है, ए नंबर जो है कि आसपास की चित्र रूपी सामग्री में मौखिक स्पष्टीकरण जोड़ दे, तो बोल बोल के जो है उसको जो है बताया जाए। दृष्टिबाधित बच्चा है, कहाँ जो है ये डब्बा है, ये बेंच है, ये बोर्ड है, मतलब कि उस टाइप से बताना चाहिए, मतलब ओरल उसको बोलना चाहिए ताकि बच्चा उस चीज़ को समझ पाए, उसको जान पाए, ठीक है। तो देख तो नहीं सकता है, तो इसके अकॉर्डिंग आपको नहीं लग रहा है कि ये हो जाना चाहिए इसका आंसर? आप ही लोग इसका आंसर बताया कीजिए, मन में सोच लिया कीजिए, हाँ ये हो सकता है, तब आपके अंदर जो है ये जो कॉन्सेप्ट है ना, इंस्टिंक्ट आपका जो है मजबूत होगा। और उसके बाद जाकर जो है एक एक क्वेश्चन का तोड़ कर बताइए, मतलब एक एक वर्ड को जानने की कोशिश कीजिए ताकि आपको परेशानी नहीं हो पेडागोजी बनाने टाइम, ठीक है। चलिए आगे देखिए। वो छात्र जिन्हें डैश है उन्हें पाठ पढ़ने और लंबे अंशों को समझने में लगातार चुनौती का सामना करना पड़ता है, तो उसके अंदर कौन सा ये विकार है? यही बात पूछ रहा है ना।
वो छात्र जिन्हें डैश है, उन जिन्हें क्या है, जिससे पाठ पढ़ने और लंबे अंशों को समझने में लगातार चुनौती का सामना करना पड़ता है। तो सेरेबलम प्लेसी मतलब परमस्तिष्क घात, ये आपका नहीं होगा। परमस्तिष्क घास की तो बात है ही नहीं, घात की। गुणज विफल, डिस्कैलकुलिया की बात हो रहा है, यहाँ पढ़ने और लंबे अंशों को समझने में बात हो रहा है। तो पढ़ने में गुणज विफल का आएगा डिस्कैलकुलिया, ये तो गणितीय गणना है, कट गया। डिसलेक्सिया पठन विफल, ये आपका हो जाएगा। पढ़ने संबंधी विकार की बात है तो ये आपका होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद क्या है, गतिमान, गतिमान दिव्यांगता, ये भी आपका नहीं होगा। लोकोमोटर डिसेबिलिटी, ये भी आपका कट जाएगा। तो एक ही ऑप्शन है सी, ठीक है। समझ रहे हैं। आपको एक विकार से क्वेश्चन कन्फर्म पूछता है तो विकार वाला आप याद रखिएगा। आज आपका जो है क्लास जो है, क्लास में एक जीन पियाजे का थोड़ा थ्योरी बताया गया है और विकार का कुछ क्वेश्चन आया है, तो विकार से संबंधित एक क्वेश्चन कन्फर्म पूछेगा, तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा, इसको याद रखिएगा, ठीक है। तो आज आपको जो है इतना पर ही रखते हैं। आपका टोटल जो है क्लास करवाया जाएगा, अभी 2-3 महीना आपके पास है, तो सारा कॉन्सेप्ट आपको दे दिया जाएगा हर एक टॉपिक से। तो आप इसको जो है अच्छी तरह से वीडियो देखिए और एक बार 2 बार इसको देख के समझिए ताकि दिक्कत ना हो, और मोर देन प्रैक्टिस कीजिए, बाकी आपका जो है सारा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो आज यहीं पर क्लास आप लोगों को समाप्त करते हैं।